नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि चतुर्वेदी अपने YouTube चैनल संहिता आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो हमारे पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है। पिछले वीडियो में हमने प्री और पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम के सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात की थी। आज की इस वीडियो में हम इन कॉम्प्लिकेशंस और सिम्टम्स का ट्रीटमेंट क्या है और आयुर्वेद किस तरीके से इसके ट्रीटमेंट में हमारी हेल्प कर सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे इस तरह के इंफॉर्मेटिव हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्री मीनोपॉज और पोस्ट मीनोपॉजल सिम्टम्स कौन कौन से हैं। तो हमने बात की थी कि इन सिम्टम्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक फिजिकल और एक साइकोलॉजिकल। और जो फिजिकल सिम्टम्स जो हमें देखने में मिलते हैं, जो कॉमन सिम्टम्स हैं, उसमें आता है हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, नींद का डिस्टर्ब रहना, जोड़ों में दर्द रहना, कमर में दर्द रहना। इसके अलावा वेजाइनल ड्राइनेस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या फिर यूरिन पे कंट्रोल ना रहना, यूरिन की लीकेज या थोड़ा थोड़ा एक या दो ड्रॉप यूरिन की लीक होना। इसके अलावा मसल टोन का लूज होना, स्किन टोन का लूज होना और सेक्सुअल डिजायर का कम हो जाना। तो ये तो फिजिकल सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उसमें जो कॉमन सिम्टम्स आते हैं वो है मूड स्विंग्स। मतलब एकदम से तो लगता है कि बहुत खुश हैं और एकदम से बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं, या फिर बिना बात के रोने का मन करता है। इसके अलावा इसके अलावा चिड़चिड़ापन या फिर इरिटेबिलिटी, बिना बात के गुस्सा आना, याददाश्त का कमज़ोर होना। तो ये हमें साइकोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और हमने ये भी देखा था कि मीनोपॉज की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस में हमने देखा था कि हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं। इसके अलावा यूटेराइन प्रोलैप्स है और ऑस्टियोपोरोसिस है। तो इस तरह कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, वेट का बढ़ना, तो ये हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम की वजह से हमें हो सकती हैं। तो आइए बात करते हैं कि इनका ट्रीटमेंट क्या है। तो अगर ये सिम्टम्स आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहे हैं या फिर हार्मोनल जो इम्बैलेंस है, इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो इसमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ये दी जाती है। तो इसमें जो हार्मोन बॉडी में कम हो रहे हैं उसको टैबलेट की फॉर्म में या इंजेक्शन की फॉर्म में दिया जाता है, लेकिन ये नेचुरल नहीं होता। तो इसकी वजह से इसके कई साइड इफ़ेक्ट्स भी हमारे शरीर पर दिख सकते हैं। तो इसलिए ये थेरेपी ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं रहती है। लेकिन आयुर्वेद में हम बहुत अच्छे तरीके से इसका उपचार कर सकते हैं। तो अगर आयुर्वेद की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हम पोस्ट मीनोपॉजल सिंड्रोम या प्री मीनोपॉजल सिंड्रोम का जो उपचार है, इसको हम 3 स्टेप्स में बांट सकते हैं। तो जो पहला स्टेप है वो आता है आहार या फिर डाइट। तो आपका खान पान कैसा रहना चाहिए जिससे कि ये सिम्टम्स आपको ज़्यादा परेशान ना करें, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो खाने में अगर हम देखें तो आपको अपने खाने में न्यूट्रिशनल वैल्यू पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको सब्जियों और फलों का रस अच्छे से लेना चाहिए, और इसमें भी स्पेशली जो अनार का रस है, ये इस टाइम में आपकी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें आयरन और इसके अलावा कई सारे और न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो कि इस फेज में हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या इस टाइम में शुरू हो जाती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस को कम करने के लिए हमें ऐसी डाइट लेनी है जो कि विटामिन डी और कैल्शियम रिच हो। तो इसके लिए आप लोगों को दूध ज़रूर लेना चाहिए। तो रोज़ रात को सोते टाइम थोड़ा हल्दी वाला दूध लेना है, उसमें थोड़ा सा गाय का घी डालकर अगर लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हम जैसा मैंने आपको बताया था कि इस फेज में पित्त और वात ये दोनों इम्बैलेंस हो जाते हैं, या ये दोनों दोष हमारे शरीर में बढ़े हुए रहते हैं। तो अगर हम गाय का घी दूध में डालकर लेते हैं तो ये पित्त और वात दोनों को ही बैलेंस करता है। इसके अलावा आप खाने में और क्या ले सकते हैं, तो उसमें आप रागी की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो रागी का डोसा या फिर रागी का चीला बना के ले सकते हैं, या फिर रागी माल्ट ले सकते हैं। तो रागी माल्ट कैसे बनाना है, तो आपको 2 चम्मच रागी लेनी है, उसको 1 कप पानी में अच्छे से घोल लेना है,
और उसको गर्म करना है। जब इसमें 1 कप दूध ऐड कर देना है। जब आप इसे गर्म करेंगे तो ये धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये सूप के जितना गाढ़ा हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा गुड़ या थोड़ा सा खांड मिलाकर इसको डेली पी सकते हैं। तो ये आपको इस फेज में बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा आप तिल का माल्ट भी बना सकते हैं। तो तिल का माल्ट कैसे बनाना है, रात को 2 चम्मच तिल 1 कप पानी में आप भिगो दीजिए। सुबह आपको इसको मिक्सी में अच्छे तरह से पीस लेना है, फिर इसको गर्म करने के लिए रखना है और इसको चलाते रहना है। तो ये भी धीरे धीरे थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको छान के आपको 100 ml के जितना डेली लेना है। तो ये तिल भी कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, तो इसलिए ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा रहता है और पोस्ट मीनोपॉज जो फेज रहता है इसमें हमारी काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा इस फेज में जो हमें न्यूट्रिशन चाहिए तो उसके लिए मैं आपको 2 रेसिपीज़ और बताती हूँ। तो इसमें आप एक लड्डू बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको 50 ग्राम गाय का घी लेना है। तो एक कढ़ाई में आप 50 ग्राम गाय का घी लीजिए, इसे थोड़ा गर्म कीजिए। इसमें 50 ग्राम जीरा और 50 ग्राम मेथी ये अच्छे से सेक लीजिए। फिर उसको हल्का पीस लीजिए और इसमें 50 ग्राम गुड़ ऐड करके इसके छोटे छोटे आपको लड्डू बना के रखने हैं। तो रोज़ सुबह आपको 1 से 2 लड्डू गुनगुने पानी के साथ खाली पेट लेने हैं। तो ये भी आपको इस फेज में काफ़ी हेल्प करेंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपको 4 चीज़ें लेनी हैं जिसमें है मूंगफली, काजू, तिल और सौंठ। तो आपको क्या करना है, मूंगफली, तिल और काजू इनको अलग अलग ड्राई रोस्ट कर लीजिए और इनको मिक्सी में थोड़ा दरदरा पीस लीजिए। फिर इसमें इक्वल क्वांटिटी में आपको सौंठ या फिर ड्राई जिंजर पाउडर ऐड करके एक कांच के बर्तन में स्टोर करके रखना है। तो रोज़ सुबह आपको इसमें से 5 ग्राम या फिर 1 चम्मच की मात्रा लेकर इसमें थोड़ा सा हनी ऐड करना है या शहद में इसको मिक्स करना है और सुबह खाली पेट आपको इसे चाटना है। इसके बाद आप थोड़ा सा गुनगुना दूध ले सकते हैं या फिर थोड़ा गुनगुना पानी पी सकते हैं। तो ये भी जो न्यूट्रिशन आपको इस फेज में चाहिए वो सारी न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड कराएगा। तो ये तो हो गई कि आप डाइट में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपको इस टाइम में जंक फूड वगैरह अवॉइड करने हैं। कोल्ड ड्रिंक वगैरह या फिर आइसक्रीम, इस तरह की चीज़ें जो कि वात को बढ़ा सकती हैं या पित्त को डिसबैलेंस कर सकती हैं, वो चीज़ों का आपको यूज़ नहीं करना है। मिर्च मसाले थोड़े कम लेने हैं, क्योंकि मिर्च मसाले अगर हम ज़्यादा लेते हैं या ज़्यादा तली हुई चीज़ें इस टाइप के भोजन लेते हैं तो पित्त बढ़ता है इससे। तो आपको घर का बना हुआ ताज़ा और सिंपल खाना खाना है। अब आता है विहार। जो सेकंड स्टेप है वो है विहार, या फिर हमें अपने लाइफस्टाइल इस टाइम में कैसा रखना चाहिए। तो लाइफस्टाइल में जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको रात्रि जागरण बिल्कुल नहीं करना है। जी हाँ, रात्रि जागरण करने से वात और पित्त दोनों ही बढ़ते हैं। तो अगर आपकी आदत है कि आप रात को देर से सोते हैं या रात में जागकर आपका कुछ काम है या आप ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं रात में, किसी भी वजह से अगर रात में आप ज़्यादा देर तक जागते हैं तो ये आपकी शरीर में पित्त और वात दोनों को बढ़ा सकता है और आपके प्री मेनोपॉजल या पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम के जो सिम्टम्स हैं उनको भी बढ़ा सकता है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि अगर आपको रात को देर से सोने की आदत है तो इसको आप थोड़ा सा चेंज करिए और धीरे धीरे करके अपने सोने का टाइम थोड़ा प्रीपोन कर लीजिए। तो रात को 10, साढ़े 10 या मैक्सिमम 11 बजे तक आपको सो जाना है, इससे ज़्यादा आपको जागना नहीं है। इसके अलावा आपको थोड़ी अपना एक्सरसाइज जरूर रखनी है। मतलब आपको कुछ ना कुछ, जो भी एक्सरसाइज आपको पसंद है वो आप चूज करिए और डेली आपको एक्सरसाइज अपने रूटीन में ज़रूर रखनी है। तो इसमें जो सबसे सिंपल है वो है वॉकिंग। तो आप सिंपल ब्रिस्क वॉकिंग 20 मिनट से लेकर आधा घंटे तक डेली करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप योगा भी कर सकते हैं। तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट और वेट मैनेजमेंट दोनों का ही ध्यान रखते हुए अपनी एक्सरसाइज को चूज करना है। लेकिन जो भी एक्सरसाइज आप करते हैं उसके बाद रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी आप एक्सरसाइज करें तो उसके बाद कम से कम 5 मिनट के लिए शवासन में ज़रूर लेटना है और रिलैक्स होना है, अपने बॉडी को रिलैक्स करवाना है।
तो ये तो हो गया विहार, मतलब कि हमें अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने हैं। अब आता है कि आयुर्वेद हमें किस तरीके से पोस्ट मिनोपॉजल या प्री मिनोपॉजल सिंड्रोम में हेल्प कर सकता है। तो आयुर्वेद में कुछ हर्ब्स हैं जो कि फाइटो न्यूट्रिएंट्स जिसमें रहता है, जिसमें कि फाइटो एस्ट्रोजन रहता है। तो जैसे हमने देखा कि एस्ट्रोजन का लेवल इस टाइम में हमारी बॉडी में कम हो जाता है या धीरे धीरे बिल्कुल बंद हो जाता है। तो अगर हम इन हर्ब्स को यूज करेंगे तो इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता और हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन की मात्रा थोड़ी थोड़ी पहुंच सकती है। तो ये हर्ब कौन कौन सी हैं? इसमें है शतावरी, आंवला, इसके अलावा यष्टि मधु और हरितकी। तो इन हर्ब्स का प्रयोग करके हम इन सिम्टम्स को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो कुछ जो हमारी कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, जो या पर्टिकुलर सिम्टम है, उसके अकॉर्डिंग भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती हैं। तो अर्जुन जो है ये एक बहुत ही अच्छी हर्ब है जो कि कार्डियो प्रोटेक्टिव है। तो आप अर्जुन की चाय बनाकर पीना शुरू कर सकते हैं, जिससे कि आपको भविष्य में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो। तो इसको हम अर्जुन क्षीर पाक बोलते हैं। तो ये आपको कैसे बनाना है? आपको अर्जुन की छाल का चूर्ण लेना है या फिर थोड़ा दरदरा कटा हुआ अर्जुन की छाल को लेना है, दरदरा पिसा हुआ अर्जुन की छाल को लेना है। आपको 1 चम्मच अर्जुन की छाल लेनी है, उसे 1 कप पानी में डालकर उबालना है। तो जब इसमें उबाल आ जाएगा तो आपको इसमें 1 कप दूध ऐड करना है और इसको तब तक उबालना है जब तक कि ये मिश्रण 1 कप बचे। फिर जब ये 1 कप रह जाएगा तो इसे छान कर इसमें थोड़ा सा आप चाहें तो थोड़ी खांड या फिर थोड़ा गुड़ मिला सकते हैं और इसे चाय की तरह आप पीजिए। तो ये कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है और हमारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इस फेज में उनको काफ़ी कम करता है। इसके अलावा हमने देखा कि कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने की टेंडेंसी इस टाइम में रहती है। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हम अर्जुन की तरह ही लहसुन का जो क्षीर पाक है, जिसको कि हम रसोन क्षीर पाक बोलते हैं, वो भी बनाकर पी सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है? आपको अर्जुन की जगह लहसुन की 3-4 कलियां लेनी है, उसको थोड़ा कूट लीजिए, उसमें 1 कप पानी डाल के उसे उबालिए, फिर उसमें 1 कप दूध ऐड कर दीजिए और उसे तब तक उबालिए जब तक कि खाली दूध बचे या फिर 1 कप रह जाए ये मिश्रण। फिर इसे छानकर आपको चाय की तरह इसको प्रयोग करना है। अगर आप इस तरीके से लहसुन को नहीं लेना चाहते हैं तो आप लहसुन की 2-3 कलियां उसको थोड़ा सा क्रश करके सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम है तो शतपुष्पा या फिर जिसे हम लोकल लैंग्वेज में सौंफ बोलते हैं, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं? 1 चम्मच सौंफ 2 कप पानी में रात को भिगो के रखिए, सुबह इसे थोड़ा गर्म करके आपको पीना है। और या फिर 2 लीटर पानी में 2 चम्मच सौंफ डाल के आप थोड़ा सा उबाल लीजिए। इसे छान के आपको पूरे दिन नॉर्मल पानी की जगह इसी पानी को यूज करना है। तो इसे हॉट फ्लैशेस में इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा अगर आपको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक चाय बनाकर पी सकते हैं, जिसमें आपको इलायची का यूज़ करना है। तो आपको क्या करना है? 2 से 3 इलायची लेनी है, उसको थोड़ा सा क्रश कर लीजिए और उसको 2 कप पानी में उबालना है आपको जब तक कि ये 1 कप रह जाए। फिर इसे छान के आपको रात को सोने से पहले चाय की तरह पीना है। तो ये आपके मूड स्विंग्स में काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर आपको डिस्टर्ब स्लीप की प्रॉब्लम हो रही है या फिर इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, तो आप जटामासी फांट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको कैसे बनाना है ये मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया था, अभी मैं फिर से शॉर्ट में बता देती हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है? जटामासी या फिर जिसे हम बाल झड़ भी बोलते हैं, तो इसका चूर्ण आपको लेना है। तो ये चूर्ण आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पे इजीली मिल जाएगा। तो ये 1 चम्मच चूर्ण आपको लेना है, इसे 1 कप में डालिए और फिर 1 कप पानी को अच्छे से उबाल लीजिए और इस उबलते हुए पानी को आपको इस चूर्ण के ऊपर डाल देना है और इसे एक ढक्कन से ढक के 10 मिनट के लिए रख देना है। 10 मिनट के बाद इस पानी को छानिए और गुनगुना पीजिए। तो ये जो है ये जो जटामासी फांट है, ये इंसोम्निया में या नींद ना आने की जो दिक्कत है उसमें काफ़ी अच्छा काम करता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय में हमारे शरीर में धातुओं का क्षय होना शुरू हो जाता है।
तो इसलिए रसायन चिकित्सा भी इसमें बहुत अच्छी बताई गई है। तो रसायन चिकित्सा के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं? तो इसके लिए आप शतावरी का चूर्ण, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि शतावरी जो है एक रसायन भी है और इसके अलावा इसमें फाइटोएस्ट्रोजन भी होता है, तो ये इस टाइम में बहुत अच्छा काम करता है। तो शतावरी का चूर्ण 1-1 चम्मच आप दूध के साथ सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं, या फिर अश्वगंधा को भी 1-1 चम्मच आप सुबह शाम दूध के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा रसायन का काम करता है। इसके अलावा मैं एक रसायन योग आपको बताती हूँ जो कि आप बनाकर रख सकते हैं और पोस्ट मीनोपॉज एज में या प्री मीनोपॉज जो एज है उस टाइम में आप ये रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, शतावरी का चूर्ण, अश्वगंधा का चूर्ण और यष्टि मधु का चूर्ण ये इक्वल क्वांटिटी में लेना है। जैसे कि अगर आपने 50 ग्राम शतावरी चूर्ण लिया तो 50 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण और 50 ग्राम यष्टि मधु का चूर्ण आपको लेना है। और ये तीनों ही चूर्ण आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप में आराम से मिल जाएंगे। इनको अच्छे से मिक्स करके एक कांच की बोतल में भर के रख दीजिए और इसमें से 1-1 चम्मच सुबह शाम आपको गुनगुने दूध के साथ लेना है। इसके अलावा जो आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा बताई गई है वो भी इस टाइम में हमें काफ़ी हेल्प करती है। पंचकर्म चिकित्सा में अभ्यंग अभ्यंग इस फेज में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करता है, क्योंकि अभ्यंग वात और पित्त दोनों को ही बैलेंस करता है। तो आपको बीच बीच में किसी भी पंचकर्मा सेंटर पे जाके अभ्यंग ज़रूर लेना चाहिए, या फिर घर पर ही आप अपने सारे जॉइंट्स पर ऑयल एप्लीकेशन करिए, उसको आधे घंटे छोड़ दीजिए और आधे घंटे के बाद आप गुनगुने पानी से नहा सकते हैं, तो भी ये हमें अभ्यंग का ही बेनिफिट देता है। या फिर अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप अपने क्राउन एरिया पे और पैरों के तलवों पे रात को सोने से पहले किसी भी तेल से मसाज कर सकते हैं। तो ये भी वात और पित्त को बैलेंस करता है। इसके अलावा जो और पंचकर्मा हैं जो हमें इस पेज में हेल्प कर सकते हैं उनमें है शिरोधारा। तो शिरोधारा जो हमारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हमने देखे, जैसे कि चिड़चिड़ापन है, नींद ना आना है, या फिर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो अगर आप इन सिम्टम्स से परेशान हैं तो आपको शिरोधारा की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। इसके अलावा बस्ती चिकित्सा भी इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। इसके अलावा योनि पिचू और योनि धावन ये पंचकर्मा भी इसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों, आयुर्वेद का प्रयोग करके आप प्री मेनोपॉजल और पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम से काफ़ी हद तक बच सकते हैं, और इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं इनसे भी भविष्य में अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में एक अगले हेल्थ टॉपिक के साथ। और अगर आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।